अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। असदुद्दीन ओवैसी का पार्लियामेंट में खिताब, नरेंद्र मोदी हुकूमत पर लगाया मुसलमानों को सियासी अछूत बनाने का इल्जाम। कहा, मुसलमानों की न कोई सियासी नुमाइंदगी है और न मुल्क की तरक्की में उसका कोई हिस्सा मुसलमानों को दिया जा रहा है। बीआरएस कायदीन की जानिब से पावर सेक्टर से मुताल्लिक उठाए गए सवालों पर सीएम रेवंत रेड्डी ने दिया जवाब। कहा, बीआरएस सरकार के गुज़िश्ता डील की जांच के मुतालबे पर बनाया गया है कमीशन। हैदराबाद के पुराने शहर में पुलिस जुल्म के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी का असेंबली में बेबाक खिताब। कहा, पुलिस जुल्म के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर करेंगे पीआईएल। हर पीएस को मामूल मिलने की भी कही बात। बीआरएस एमएलए जगदीश रेड्डी ने रेवंत रेड्डी पर असेंबली में किया तंज। कहा, हम तेलंगाना तहरीक के लिए गए जेल और तुम बंडल रखने के लिए जेल गए। तेलंगाना की सीनियर कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी ने बोनाल जुलूस के दौरान किया दिलचस्प दावा। कहा, आइंदा 10 सालों में बनूंगा तेलंगाना का सीएम। और तेलंगाना के रिवायती त्योहार बोनाल के जुलूस में रूपावती हाथी की शिरकत। जुलूस की शुरुआत पुलिस के सख्त बंदोबस्त। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के साथ कई आला पुलिस अफसरान ने भी की इस जुलूस में शिरकत। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने आज कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मुसलमानों को सियासी अछूत बना दिया है। न कोई सियासी नुमाइंदगी है और न मुल्क की तरक्की में उसका कोई हिस्सा दिया जा रहा है। बजट की स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने 4 बरादरियों का जिक्र किया। भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है 17 करोड़। मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि क्या 17 करोड़ मुसलमानों में गरीब नहीं है, नौजवान नहीं है, किसान नहीं है, ख़वातीन नहीं है? वतन अजीज़ में सबसे गरीब मुसलमान है। सबसे ज़्यादा नाखवानगी मुस्लिम ख़वातीन में। AIDS और PLFS का डेटा ये बताता है कि मुसलमानों में सबसे कम असासे हैं और कंजम्पशन लेवल दूसरे मजहबी ग्रुपों के बनिस्बत सबसे कम है। तालीमी इदारों में मैडम 15 और 24 साल की उम्र में भर्ती एनरोलमेंट में मुसलमानों की सिर्फ 29%, शेड्यूल कास्ट की 44%, हिंदू OBC के 51% और हिंदू अपर कास्ट की 59% है। हायर एजुकेशन मुसलमानों का एनरोलमेंट सिर्फ 5% है। PLFS का 2018-19 का डेटा वेज एम्प्लॉयज़ बताता है कि मुसलमान 22% थे, 2022-23 में 15% हो चुका है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मुसलमान हिंदू सिख से ज़्यादा 58.4% है। रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट में सबसे कम मुसलमान है 15% और कैजुअल लेबर में सबसे ज़्यादा मुसलमान 26% है। तो मुसलमानों का शेयर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में लॉस हो रहा है एम्प्लॉयमेंट का। मुसलमान नौजवानों का ना रोज़गार मिलता है, ना तालीम के मौक़े, ना हुकूमत उनको कोई तरबियत सहूलत दी जाती है। मैं मोदी हुकूमत को एक मुसलमानों का एक अछूत बना दिया है। ना कोई सियासी नुमाइंदगी है, ना मुल्क की तरक्की में इनका कोई हिस्सा दिया जा रहा है। मोदी हुकूमत को अक़लियतों बिल्कुल मुसलमानों से नफरत को ख़त्म करना पड़ेगा। मुसलमानों को उनका दस्तूरी हक मिलना चाहिए। आप कैसे विकसित तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज पीर को राजभवन में गवर्नर CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। सीएम रेवंत रेड्डी ने इस रस्मी मुलाकात के दौरान CP राधाकृष्णन को तहनीत पेश की। बता दें कि उन्हें हफ्ते को महाराष्ट्र का गवर्नर मुंतखब किया गया है, जबकि त्रिपुरा के साबिक़ डिप्टी CM जयश्नोदेव वर्मा को तेलंगाना का नया गवर्नर मुंतखब किया गया है। CP राधाकृष्णन ने इस मौके पर कहा कि उन्हें झारखंड, तेलंगाना और पुडुचेरी के 3 बड़ी रियासतों की खिदमत करने का मौका मिला और इस मौके को पाकर वो फख्र और एजाज महसूस कर रहे हैं। आज असेंबली में दीगर पार्टियों के MLAs की जानिब से पावर सेक्टर से मुताल्लिक उठाए गए सवाल पर सीएम रेवंत रेड्डी ने वजाहत पेश की। उन्होंने बताया कि बीआरएस ने छत्तीसगढ़, यादाद्री और भद्राद्री एग्रीमेंट की जांच का मुतालबा किया था और इस बात पर रोशनी डाली कि इन दरख्वास्तों की बुनियाद पर ही एक कमीशन तश्कील दिया गया था। राष्ट्र विभजन జరిగినప్పుడు విభజన నియమావళి ప్రకారం ఆస్తులు అప్పులు జనాభా దామాష ప్రకారం పంచుకోవడానికి చట్టంలో అవకాశం ఉంది అధ్యక్ష। స్పష్టంగా ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్ ఇవన్నీ రాష్ట్రాలు ఏర్పడినప్పుడు ఒక సమస్యను ఎదుర్కొన్నారు। ఆనాడు దిగ్విజయ్ సింగ్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు చట్టంలో ఉన్న అంశం ఏంటంటే
విద్యుత్తు ప్రాజెక్టులు ఏ ప్రాంతంలో విద్యుత్తు ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యం ఉన్నదో అవి ఆ ప్రాంతానికే ఇచ్చేసే విధానం ఉంది చట్టంలో. తద్వారా నాడు మధ్యప్రదేశ్ సీరియస్ పవర్ క్రైసిస్ని ఎదుర్కొన్నది. ఉత్పత్తి చేసేటివేమో కొత్తగా ఏర్పడ్డ రాష్ట్రానికి వెళ్ళిపోయినాయి. వినియోగం మొత్తం మధ్యప్రదేశ్లో ఉండడం వల్ల చాలా తీవ్రమైన విద్యుత్తు సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొన్నది. అదే సందర్భంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కట్టెపుల్ల పట్టుకొని మొత్తం ఇవన్నీ చెప్పిండు, విడిపోతే తెలంగాణ చీకటి అయిపోతుంది, ఎందుకంటే నియమావళి ఇట్లు ఉన్నది కాబట్టి ఇది అటు పోతుందని. అప్పుడు తక్షణమే తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి పార్లమెంట్ సభ్యులు ఇక్కడనే ఉన్నారు, పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా వివేక్ గారు, వీళ్ళందరూ కలిసి నిజంగానే ఈ విధానం వల్ల తెలంగాణకు ఆనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని చీకట్ల నుంచి కాపాడింది అధ్యక్ష. ఇక్కడ కూర్చున్నోళ్ళు పొంకనాలు కొడుతున్నోడు ఎవడేం చేయలే. అదేవిధంగా ఆనాడు నేను తెలుగుదేశంలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేగా ఇదే సభలో ఇక్కడనే చంద్రశేఖరరావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే అక్కడ ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా విద్యుత్తు మీద చర్చ జరిగింది. ఆనాడు సమాధానం చెప్పలేక తెలంగాణకు చీకటి రోజులని పేపర్లు కింద కొట్టి ఆనాడు స్పీకర్ గారికి ఇక్కడి నుంచి హుకుం జారీ చేసి మార్షల్స్ను పెట్టి నా నీడ్చి బయటపడేపించింది అధ్యక్ష. రికార్డులు తీయండి. 2014-15 సందర్భంగా ఆనాడు ఇదే సభలో జరిగిన చర్చలో చంద్రశేఖరరావు గారు ఏ విధంగా సభను తప్పుదోవ పట్టిస్తుండు, ఏ విధంగా ప్రజల్ని మభ్యపెడుతుండు, ఏ రకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ రోజు నేను తెలుగుదేశంలో ఉన్నా నేను స్పష్టంగా చెప్పిన ఆ రోజు రికార్డులు తీయండి అధ్యక్ష. पुराने शहर हैदराबाद में पुलिस लाठीचार्ज और बढ़ते जराइम पर तेलंगाना असेंबली में पुरजोर अंदाज में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर और चंद्रायन गुट्टा एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी ने आवाज उठाई। अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस में रिश्वतखोरी की वबा का जिक्र करते हुए भी असेंबली में बेबाक अंदाज में इस बात का खुलासा किया कि हैदराबाद के हर पुलिस स्टेशन को मामूल यानी रिश्वत पहुंचाई जाती है। उन्होंने रात के औकात में पुलिस के लाठीचार्ज पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि पुराने शहर हैदराबाद में रात 11 बजे के बाद वो गलियों में खड़े रहेंगे। पुलिस में अगर हिम्मत है तो वो लाठियां बरसा कर दिखाए। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि अगर पुलिस का जुल्म बंद नहीं होता तो वो हाई कोर्ट में पुलिस जुल्म के खिलाफ PIL दायर करेंगे। आप बताइए साहब, क्या मुझे हक नहीं है अपने घर के बाहर खड़े रहने का? क्या मैं अपने घर वालों की बीमारी पर जाकर दवा नहीं ला सकता? क्या मेरी जरूरत के लिए मैं नहीं जा सकता? क्या मैं IT के एम्प्लॉइज मासूम लोगों को भी मारा जा रहा है? और फिर पुलिस पहले फ्रेंडली थी। आई हैव द वीडियोज इन विच दे आर सेइंग नो मोर फ्रेंडली पुलिस। तो क्या जालिम पुलिस है? जुल्म करने वाली है? गांजा आ रहा है, खामोश। ड्रग्स आ रहे हैं, खामोश। जुआ हो रहा है, खामोश। सट्टा चल रहा है, खामोश। अरे हर पुलिस स्टेशन को मामूल है। मैं कह रहा हूं खुल के, किसी से डरता नहीं हूं, खुल के कह रहा हूं, हर पुलिस स्टेशन को मामूल है। ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, आई वुड लाइक टू कम ऑन रिकॉर्ड एंड से दैट one ACP rank calls me up and he says, अकबर साहब आपके एरिया में पुलिस स्टेशन बनाने के लिए आप जरा कुछ कंट्रीब्यूट करिए, मदद करिए। I was very open to my said, मैं कंट्रीब्यूट, क्या तुम्हारे पास जो मामूल आ रहा कम हो गया, खत्म हो गया, उससे नहीं बना सकते? घरा बनाने के बजाय पुलिस स्टेशन बनाओ। Sir, what is this you tell me, sir? Honorable panel speaker, sir, the government needs to look into this. मासूम आदमी घर के बाहर खड़ा है, मार रहे हैं। अरे आप क्रिमिनल्स को मारो, गांजा लाने वाले को मारो, आप वो सट्टा करने वाले को मारो, वो रेप करने वाले को मारो। काचीगुड़े पे रेप हुआ, कैसा रेप हुआ? बच्ची के साथ गांजा पिलाकर, नशा करके उसका रेप किया गया। लॉ एंड ऑर्डर वो हो रहा है, लेकिन हमारी पुलिस। और सर ये yesterday I went, मेरे घर से निकल के मैं 11 बजे I had to go attend one marriage. I went sir, 10:30 बजे ओल्ड सिटी में लाठियां बरसाते हैं। पुलिस कमिश्नर्स ऑफिस के सामने नीलोफर होटल और वो शराब की दुकान पूरी जबरदस्त। मैं दावत से जाकर आने के बाद भी 12 बजे तक खुला है। कमिश्नर साहब की आंख बंद है या फिर कमिश्नर साहब के ऑफिस में, वो पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिस में जो भी डिग्निटरीज बड़े आते हैं तो पूरी चाय, स्नैक्स और बॉटल्स पूरे वहां से आ रहे बोल के बंद नहीं कर रहे उनको, और गरीब को बंद करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। आपकी आंख के सामने दुकानें खुल रहे हैं और आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन पुराने शहर के गरीब लोग घर से बाहर निकलते हैं, IT में कॉल सेंटर से घर को वापिस आ रहे हैं तो मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ये क्या जुल्म है बताइए आप। मैं आज ये बात कह रहा हूं
और यह भी बात कह रहा हूं पैनल स्पीकर साहब, अगर हरीश राव साहब भी मेरे साथ आना चाहते हैं, मैं अपनी तरफ से एक PIL डालने वाला हूं हाई कोर्ट में, पुलिस के खिलाफ, उनकी जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ, अगर यह बंद नहीं होगा। और ये हैदराबाद का नाम, हैदराबाद का ब्रांड को खराब कर रहे हैं। और मारना पीटना क्या है साहब? आप एक कसूरवार को फांसी पे लटकाइए, आप मार नहीं सकते, आप लाठी उठा के मार रहे हैं, आप घर में घुस के मार रहे हैं। आप क्या आपके किसी MLA या किसी मिनिस्टर के बच्चे को अगर पुलिस की लाठी लगेगी तो क्या आप और हम खामोश बैठेंगे? वो गरीब के बच्चे को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वो गरीब का बच्चा मेरा बच्चा है। मैं कह रहा हूं, अगर पुराने शहर में पुलिस आएगी तो अकबरुद्दीन ओवैसी ठहरेगा होल सिटी के गलियों में 11 बजे के बाद। देखता हूं किसकी हिम्मत है, किसको मारते हैं। ठीक है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होता उसकी जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे, हुकूमत रहेगी, हुकूमत रहेगी। हम गांजा बंद करो कह रहे हैं, शराब बंद करो, मुजरिमीन को जेल में डालो हम कह रहे हैं, मासूमों को नहीं मारो, मासूमों को नहीं मारो। मासूम को मार रहे हैं। गांजा कहां से आ रहा पुलिस को नहीं मालूम, सब मालूम। शराब कहां से आ रही नहीं मालूम, सब मालूम। सट्टा कहां हो रहा नहीं मालूम, मालूम, सब मालूम। पुलिस बंद करना चाहती है तो एक दिन में बंद कर सकती है, नहीं बंद करना चाह रही, इस वास्ते आ रहा है ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर, सब आ रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि हुकूमत पुलिस को इंस्ट्रक्शंस देगी और मासूम लोगों को मारने पीटने से रोकेगी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में आइंदा महीनों में होने वाले मुमकिन GHMC इलेक्शन को लेकर भी असेंबली में इशारा दिया। साथ ही कहा कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ बोलना ये हमारा हक है और इसे कहने से हमें कोई रोक नहीं सकता। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप लोग नहीं समझ रहे मेरी बात को। GHMC का इलेक्शन है, पुलिस की नाराजगी होगी, शहर में पहले आपकी तादाद कम है, मजबूर हो रहे हैं यहां से लेने के लिए, है तो कुछ नहीं है, अब उसके बाद भी कुछ नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूं, करेक्ट करने के लिए बोल रहा हूं। करेक्ट नहीं करना चाहते तो ना करें। लॉ एंड ऑर्डर के वक्त हुकूमत को पता चलेगा कि क्या होगा, क्या होगा पता चलेगा। अरे जो नाइंसाफी हो रही है उस नाइंसाफी पे आवाज उठाना हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। हम खामोश बैठने के लिए नहीं आए। आपके जैसा एक मर्तबा आए, दूसरी मर्तबा नहीं आए, तीसरी मर्तबा आए, चौथी मर्तबा नहीं है, 6 मर्तबा बार बार आया हूं। इस वजह से आया हूं कि बेबाक हूं और किसी से डरता नहीं हूं और अपनी बात को बयान करता हूं। कोई किसी की मजाल नहीं कि हमारी बात को रोके। असेंबली में BRS MLA जगदीश रेड्डी ने CM रेवंत रेड्डी पर तंज करते हुए कहा कि जेल जाने का हमें भी और तुम्हें भी तजुर्बा है, लेकिन हम चिल्लापल्ली जेल तेलंगाना तहरीक के दौरान गए थे और तुम नोटों के बंडल रखने की वजह से जेल गए। ఎందుకు అంతగానో ఆవేశపడ్డాడో, ఎందుకు మళ్ళీ జైలు జీవితం గుర్తు చేసుకుంటున్నాడో, చెర్లపల్లి జైలు జీవితం వారికి అనుభవం కాబట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తు చేసుకుంటున్నట్టున్నాడు పాపం. మళ్ళీ ఎట్లా గాడికి వస్తా అనుకుంటున్నాడేమో, మళ్ళీ అక్కడికి వస్తా అనుకుంటున్నాడు, గుర్తు చేసుకుంటున్నాడు. అధ్యక్ష, మా జ్ఞాపకాలు మాకుంటాయి, వారి జ్ఞాపకాలు మాకుంటాయి. నాకు కూడా చెంచల్గూడ జైలు గుర్తుంది అధ్యక్ష. నాకు కూడా మీరాగురికి నేను చెప్తా కానీ వాళ్ళందరికీ నాకు కూడా చెంచల్గూడ గుర్తుంది అధ్యక్ష. ఎందుకంటే తెలంగాణ ఉద్యమం కొరకు జైలు పోయిన అనుభవాలు. ఆయనకు చెర్లపల్లే గుర్తుంటుంది అధ్యక్ష, ఆయనకు అదే గుర్తుంటుంది అధ్యక్ష. పాపం మళ్ళీ యాద్ చేసుకుంటున్నాడు అధ్యక్ష. ఇంత आइंदा 10 सालों में तेलंगाना का CM बनूंगा, ये दावा कोई और नहीं बल्कि तेलंगाना कांग्रेस के ही सीनियर लीडर जग्गा रेड्डी ने किया है। दरअसल जग्गा रेड्डी बोनाल त्योहार के दौरान एक जलसे में शरीक थे। तब उन्होंने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि आइंदा 10 सालों में वो तेलंगाना के CM बनेंगे। काबिल जिक्र है कि इससे पहले भी उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस के सदर बनने की ख्वाहिश का इजहार खुलेआम किया था। ఇంకా 10 ఏళ్లలో బరాబరి రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి 10 ఏళ్లలో ఎమ్మెల్యే ఉన్నా లేకున్నా ఈ రాష్ట్రానికి ఇంకా 10 ఏళ్లలో ముఖ్యమంత్రి అయితేలా
बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मजीद अहम खबरें। तेलंगाना के रिवायती त्योहार बोनाल का जुलूस आज शाम 4 बजे हरिबावली अकन्ना मदन्ना टेम्पल से शुरू हुआ, जो 4 मीनार मदीना बिल्डिंग चौराहे से होता हुआ नया पुल पर इख्तिताम पजीर होगा। बोनाल जुलूस में रूपावती हाथी भी शिरकत कर रही है। इस जुलूस में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी, ज्वाइंट सीपी विक्रम सिंह मान, डीसीपी साउथ जोन स्नेहा मेहरा IPS व दीगर आला ओहदेदारान मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए ज्वाइंट सीपी विक्रम सिंह मान ने बताया कि बोनाल जुलूस बिना किसी रुकावट और परेशानी के इख्तिताम पजीर हुआ। इसके लिए फुल प्रूफ बंदोबस्त किए गए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। ये इसी का प्रूफ है। ये गंगा जमुनी का जो तारीफ होता है यहाँ पर, ये मंदिर है, वो दरगाह है, वो दरगाह पर फूल चढ़ाया सुबह में, क्योंकि हर साल यही काम करते हुए इसे ये तहजीब का मंदिर है, गंगा जमुनी का तहजीब का मंदिर है हैदराबाद का। ये हैदराबाद का शान हमेशा हम रखेंगे। हम हमारे बच्चे, हमारे पुराने बच्चे जो भी रहें, तो ये तरीका को, ये इतिहास को रखेंगे कि हैदराबाद क्या चीज है। आपको देखिए हैदराबाद में 2 मंदिर और मस्जिद है, कोई मंदिर नहीं मिलेगा, मस्जिद नहीं मिलेगा, सिर्फ ये अकेला मदाना ही है। मैं ये इसलिए बोलना चाहता हूँ कि थोड़े से नौजवान बच्चे हैं, इन लोगों को नया वगैरह क्या है, इसलिए मैं 2 मिनट वो इतिहास के लिए मैं बात कर रहा हूँ। उसमें अगर कोई गलती है तो वो क्षमा चाहता हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमने हर तरह का इसका बंदोबस्त और अरेंजमेंट पूरे किए हुए हैं। मेनली जो है हमारा लॉ एंड ऑर्डर तरफ से, इसी तरह से ट्रैफिक की तरफ से, ताकि जो आम जनता है, पब्लिक को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। बाकी इसमें काफ़ी महिलाएं भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, उनको ध्यान में रखते हैं। उसी तरह से हमारी सीटी और जो हमारे बाकी कुछ चोरी चपाटी करने के चक्कर में जो लोग रहते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे जो मफलू वाले क्राइम टीम्स हैं, पूरी मुस्तैदी से और पूरे फोर्स हमारी यहाँ पे मौजूद है। और हम पूरी तरह से बंदोबस्त को बिल्कुल पीसफुली करेंगे और जनता भी इससे आराम से बिल्कुल टिकट के पार्टिसिपेट करके इसमें अच्छे से सेलिब्रेट कर सकेंगे। हैदराबाद CCS पुलिस ने तेलंगाना के साबिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दीगर 2 सीनियर कमर्शियल टैक्स ऑफिसर्स के खिलाफ मुबैना GST खिलाफ वर्जी के लिए केस दर्ज किया है। जांच अहदेदारों के मुताबिक टैक्स चोरी 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। एक फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक कमर्शियल डिपार्टमेंट का मिल्कियती डेटा बगैर किसी इजाजत के तीसरे फरीक को ट्रांसफर किया गया था। FIR में IIT हैदराबाद के प्रोफेसर शोभन कुमार और पिलांटू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी शामिल है। 26 जुलाई को नामपल्ली में सेंट्रल कंप्यूटर विंग के ज्वाइंट कमिश्नर CT रवि कनोरी ने GST में मुबैना धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में वाक़ बीजेपी ऑफिस का आज पालामुरू योगलम के कायदीन और कारकुनों ने मुहासरा किया। उन्होंने मुतालबा किया कि पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट स्कीम को कौमी दर्जा दिया जाए। इस दौरान एहतजाजी कायदीन और कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में लेकर दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया। ఏదైతే పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్ట్ ఉందో ఆ ప్రాజెక్టుకు జాతీయ హోదాని ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఈ పార్లమెంట్ సమావేశాల్లోనే జాతీయ హోదా ఇవ్వాలని చెప్పేసి అలా పాలమూరు యువగలను డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే గతంలో ఇదే పాలమూరు గడ్డ పైన పాలమూరు ప్రజలకు నరేంద్ర మోడీ కావచ్చు, కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా గారు కావచ్చు, బీజేపీ అగ్రనాయకులు కావచ్చు, పాలమూరు ప్రజలకు మాట ఇచ్చారు. కాబట్టి ఆ మాటను అనేక సందర్భాల్లో తప్పారు, మోసం చేశారు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా పాలమూరు ప్రజల డిమాండ్ని ఆలోచించి ఈ పార్లమెంట్ సెషన్లోనే జాతీయ హోదాని ఇవ్వాలని చెప్పేసి మా యొక్క డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. Justice! We want 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 justice!
वरंगल वेस्ट के एमएलए श्री नयनी राजेंद्र रेड्डी ने कहा कि नईम नगर पुल पेड्डामुरी का कई दहाइयों से चल रहा काम अपने आखिरी मरहले में पहुंच गया है। आज इतवार को पुल के तामीराती कामों का उन्होंने मुआयना करने के बाद कहा कि काम का दूसरा मरहला मुकम्मल हो जाएगा और ये पुल अगस्त के आखिर तक आमदोरफ्त के लिए तैयार हो जाएगा। एमएलए ने उम्मीद जाहिर की कि पेड्डामुरी की देरीना तामीर से मेन रोड और लोगों को बेहतर सहूलियात मुहैया होगी। तेलंगाना में हो रही शदीद बारिश के बाद जोराला प्रोजेक्ट और सुंकेसोला डैम फुल हो गए, जिसके बाद कृष्णा नदी भी खतरे के निशान तक पहुंच गई है। इसे देखते हुए इरिगेशन डिपार्टमेंट के अफसरान ने श्रीसलम प्रोजेक्ट के गेट खोलते हुए पानी छोड़ा है। बता दें कि इस प्रोजेक्ट में रोजाना 40 टीएमसी से ज्यादा पानी जमा हो रहा है। वाटर रिसोर्स का लेवल पहले ही 875 फुट पर पहुंच गया है, जबकि इसका टोटल लेवल 885 फुट है। बिदर जिला में गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली तूफानी बारिश की वजह से बिदर जिला में बहुत सारे मकानात और फसलों को नुकसान पहुंचा है। आज जिला इंचार्ज वजीर ईश्वर खंडरे और रहीम खान ने बिदर जुनूबी हल्के के आला अहदेदारों के साथ कासिमपुर, काड़वाद, चिटलनी गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बारिश से मुनहदम होने वाले मकानात की दीवारों और छतों का मुआयना किया। वजीर ईश्वर खंडरे ने जुज़वी तौर पर मुनहदम मकान के लिए 6,500 रुपए और मुतासरीन को 50,000 और 1,20,000 रुपए का मुआवजा और हुकूमत की तरफ से एक मकान देने का फौरी हुक्म दिया। ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿ ಶಕುಂತಲಾ ಅಕ್ಕ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನಿತರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡಗಳು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಚಿಕ್ಕಗೌಡವರೆಲ್ಲರೂ ಮನೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಜನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಪಾರ್ಷಲ್ ಆಗಿ ಮನೆ ಇವತ್ತು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅವರಿಗೆ ತತ್ಕ್ಷಣವೇ 6,500 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಇವತ್ತು NDRF SDRF ನಿಯಮಾನುಸಾರ 1,20,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮನೆ ನೇರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಎಲ್ಲ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ 1,20,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕಾ ಮನೆ ಅವರು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ 1-2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. हरमकुंडा के चिनारापेट मंडल के बोटा मानिक्यम तांडा में एक कबायली तबके के बच्चे की दौरान इलाज मौत हो गई। मुतवफी बच्चे के अहल खाना ने डॉक्टरों पर लापरवाही का इल्जाम लगाया है। मुतवफी के रिश्तेदारों ने अस्पताल के बाहर एहतजाज करते हुए अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने का पुरजोर मुतालबा किया। औरंगल के एसआर नगर के रिहायशी वेंकटेश्वरलू के बेटे जयाप्रकाश ने अनुमुला सब स्टेशन के टावर पर चढ़कर एहतजाज करते हुए बताया कि वरंगल मिल्स कॉलोनी पुलिस उनके वालिद को हरासा कर रही है। लोगों ने इसे नीचे उतरने की काफी अपील की, ताहम वो नहीं उतरा, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसको यकीन दिलाया कि आला हुकाम तक इसकी बात पहुंचाई जाएगी और इंसाफ दिलाया जाएगा, जिसके बाद वो नीचे उतर गया। తెచ్చినాక మా నాన్న ఆమెకున్న గొడవలన్నీ తీర్చిండు, అన్నీ చేసిండు. చేసినాక
మాకు ఆ ఇల్లు వద్దు, పైసలు నాకు ఇచ్చేయని చెప్పి అన్నది. అంటే నువ్వు భయాన కొన్ని కట్టింది ఇచ్చిపెట్టింది, ఆ భయాన పైసలు మేము కట్టినావు. కట్టినందుకు మేము దానికి 20 లక్షలు ఏమో ఇవ్వాలి కంటే, మేము ఇల్లు కట్టిస్తా అన్నాం, ఇవ్వని లేదు. దానికి ఏమేమి ఇవ్వాలో అన్ని ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి. ప్రూఫ్స్ పేపర్లు తీసుకున్నారు. మా నాన్నను కొట్టిళ్ళు, ఏం చేసుకున్నా చేసుకోపో అని చెప్పి మా నాన్నను కొట్టిళ్ళు. ఇదంతా ఎర్రగా అయినాయి. పోలీస్ స్టేషన్ సిఐ సార్ వాళ్ళట 10 మంది కలిసి కొట్టిల్లట. వాళ్ళ వాపులు అవుపియకుండా ఆయింట్మెంట్లు ట్రీట్మెంట్లు చేసిల్లట. పేపర్లు అన్ని చింపేసిల్లట. మా దగ్గర ప్రూఫ్స్ లేకుండా చేసిల్లు. మీరు తప్పు చేస్తే జైలు అయ్యండి, కానీ ఎందుకు కొట్టాలి? ప్రూఫ్స్ పేపర్లు ఎందుకు చింపాలి? మా పేపర్లు మాకు అతికిచ్చి ఎత్తున్నాయి, అట్లా ఇవ్వాలి. మా నాన్న 12 గంటలు మాతో లేడు. మేము వేసుకుంటున్నాం. మా నాన్నను మాతో ఉండాలి 2 గంటలు. మా నాన్నని కొట్టిండు, నడవత్తలేడు, మమ్మల్ని పట్టుకొని నడుతాడు. మా నాన్న కొట్టినందుకు వాడు పైకి ఎక్కిండు, మా పేపర్లు చింపేసిండు. తప్పు तेलंगाना के जिला निर्मल के भैंसा टाउन में साल 2000 के 10वीं जमात के बैच के साबिक़ा तलबा ने एक गेट टुगेदर का एहतमाम किया, जिसमें तमाम साबिक़ा दोस्त जमा हुए। इस गेट टुगेदर में बीपीएन चैनल के भैंसा रिपोर्टर मोहम्मद रब्बानी ने भी शिरकत की। इस दौरान तमाम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस बात पर जोर दिया कि दोस्त अहबाब आज के इस मसरूफ़ तरीन दौर में एक दूसरे के साथ टच में रहें और मोबाइल फ़ोन पर वक्त गुजारी के बजाय एक दूसरे से मिलकर हाल अहवाल पूछें। आप जानते हैं कि जैसा ही सेलफोन का दौर आ चुका है, जब से अपने दोस्त अहबाब दूर हो चुके हैं। जैसा कि सेलफोन की तरह कोई मिलने के लिए, कोई किसी से हमदर्दी बात करने के लिए वक्त नहीं है। आज ऐसे ही भैंसा शहर में जो 10वीं जमात के तालिबान इल्म हैं, जो बच्चे हैं, अपने दोस्ती का एक इज़हार करते हुए आज एक दोस्तों को बुलाकर एक दावत की गई। भाई आप, और आपको ये कैसा लगा जो दोस्तों का जो एक ग्रुप बनाया गया? ये हमारी 10th क्लास के पूरे बैच को जमा करने का जो इक़दाम किया गया है, ये काबिल सताइश है। मौजूदा हालात में हमारा सबसे बड़ा मसला तो ये है कि सोशल मीडिया की वजह से, हमारी अपनी रोज़गार की मसरूफियत की वजह से एक दूसरे से मिलना जुलना काफ़ी मुश्किल हो गया। लेकिन हमारे चंद साथियों ने इस बात की पहल की कि हमारे 10th के पूरे साथियों को एक जगह जमा करें, एक दूसरे से मुलाकात हो, बातचीत हो, अगर किसी के कोई मसाइल है तो उस पर हम आपस में एक दूसरे से बात करें और वक्त स्पेंड करें। ये बहुत अच्छी पहल है और इसमें बहुत सारे लोग हैदराबाद से, निज़ामाबाद से और मुकामात से भी लोग आए हैं। तो ये एक अच्छी पहल है। मैं समझता हूँ इस तरह की पहल होनी चाहिए ताकि हमारे दरमियान में ताल्लुकात मजबूत हों और हम मुस्तक़बिल में भी अपनी एक दूसरे की ज़रूरतें हो सकती हैं। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। असदुद्दीन ओवैसी का पार्लियामेंट में खिताब, नरेंद्र मोदी हुकूमत पर लगाया मुसलमानों को सियासी अछूत बनाने का इल्जाम। कहा मुसलमानों की न कोई सियासी नुमाइंदगी है और न मुल्क की तरक्की में उसका कोई हिस्सा मुसलमानों को दिया जा रहा है। बीआरएस कायदीन की जानिब से पावर सेक्टर से मुताल्लिक उठाए गए सवालों पर सीएम रेवंत रेड्डी ने दिया जवाब। कहा बीआरएस सरकार के गुज़िश्ता डील की जांच के मुतालबे पर बनाया गया है कमीशन। हैदराबाद के पुराने शहर में पुलिस जुल्म के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी का असेंबली में बेबाक खिताब। कहा पुलिस जुल्म के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर करेंगे पीआईएल, हर पीएस को मामूल मिलने की भी कही बात। बीआरएस एमएलए जगदीश रेड्डी ने रेवंत रेड्डी पर असेंबली में किया तंज। कहा हम तेलंगाना तहरीक के लिए गए जेल और तुम बंडल रखने के लिए जेल गए। तेलंगाना के सीनियर कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी ने बोनाल जुलूस के दौरान किया दिलचस्प दावा। कहा आइंदा 10 सालों में बनूंगा तेलंगाना का सीएम। और तेलंगाना के रिवायती त्योहार बोनाल के जुलूस में रूपावती हाथी की शिरकत। जुलूस की शुरुआत पुलिस के सख्त बंदोबस्त, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के साथ कई आला पुलिस अफसरान ने भी की इस जुलूस में शिरकत। बीबीएन न्यूज में अभी आपने देखी हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरें। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।